नमस्ते दोस्तों, मैं मुस्कान और आज मैं क्षितिज भाग 2 के चैप्टर मानवीय करुणा की दिव्य चमक के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में बताऊंगी। नई कविता के विख्यात कवि एवं उच्च कोटि के विद्वान सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने एंग्लो संस्कृत उच्च विद्यालय बस्ती से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके पश्चात वे क्वींस कॉलेज वाराणसी में अध्ययन किए। सन 1949 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑडिटर जनरल इलाहाबाद के कार्यालय से अपने कर्ममय जीवन की शुरुआत की। कार्यालय एवं विद्यालय की नौकरी के पश्चात वे कुछ समय के लिए आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर भी रहे। सन 1965 में उन्होंने दिनमान साप्ताहिक पत्रिका के प्रमुख उप संपादक के पद पर भी कार्य किए। उन्होंने बच्चों की प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय मासिक पत्रिका पराग का सफलतापूर्वक संपादन किया। सन 1984 में उन्होंने इस संसार से सर्वदा के लिए नाता तोड़ लिया। प्रमुख रचनाएं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने हिंदी साहित्य के विभिन्न विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। उन्होंने कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत, निबंध आदि की रचना की है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। काव्य संग्रह, काठ की घंटियां, बांस का पुल, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। उपन्यास, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। नाटक, बकरी, कहानी, लड़ाई। बाल साहित्य, भौं भौं खौ खौ, बतूता का जूता, लाख की नाक। इसके अतिरिक्त चर्चे और चरखे, अब गरीबी हटाओ, राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती आदि उनकी अन्य रचनाएं उल्लेखनीय हैं। साहित्य विशेषताएं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। प्रबुद्ध लोगों से लेकर बच्चों तक के लिए साहित्य रचना की। उनकी प्रमुख रचनाएं स्वाभाविकता एवं सहजता से ओतप्रोत है। उन्होंने मध्य वर्ग को अपने रचनाओं का आधार बनाया। मध्य वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाएं, सपने, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके रचनाओं में मिलता है। उन्होंने अपने समय के समाज को बड़ी गहराई से देखा तथा उसे बड़े ही कलात्मक ढंग से उस यथार्थ को अभिव्यक्त किया। उन्होंने भारतीय गांव एवं वहां की परंपराओं का बहुत ही आकर्षक एवं सजीव रूप से चित्रित किया है। भाषाशैली। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भाषा अति सरल, बोधगम्य एवं प्रभावोत्पादक है। उनकी रचनाओं में लोक प्रचलित शब्दावली का प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी सरल व सामान्य भाषा के प्रयोग से असामान्य विषय को अभिव्यक्त करने में सिद्धहस्त हैं। उन्होंने चित्रात्मक, प्रतीकात्मक एवं बिंबात्मक शैली का प्रयोग किया है। प्रस्तुत संस्मरण के माध्यम से लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने यूरोप के बेल्जियम रेम्स चैपल शहर में जन्मे फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक एवं व्यवहारिक विशेषताओं का वर्णन किया है। लेखक का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था। फादर बुल्के ने हिंदी भाषा से अगाध प्रेम होने के कारण उसको समृद्ध तथा राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने में यथासंभव सहयोग दिया। बेल्जियम में जन्म होने के बावजूद भी फादर बुल्के अपने आप को भारतीय कहते हैं। उनकी जन्मभूमि रेम्स चैपल पादरियों, गिरजों, धर्म गुरुओं, संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने
भारत को ही अपनी कर्म भूमि बनाया। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है तब तक फादर बुल्के को याद किया जाएगा। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं मोहित और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित एक संस्मरण जिसका शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। तो लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं फादर कामिल बुल्के, यहाँ पर उनको वो फादर से डिनोट कर रहे हैं, उनको जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद एक बीमारी है जिसको इंग्लिश में गैंग्रीन कहते हैं और इस बीमारी में एक घाव टाइप का हो जाता है, जख्म टाइप का हो जाता है जिसमें जहर भरा होता है और जहरबाद के कारण ही फादर कामिल बुल्के का डेथ हो गया था। तो लेखक कहते हैं कि फादर कामिल बुल्के को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो। तो लेखक कहते हैं कि उनके रगों में सिर्फ दूसरों के लिए अच्छे विचार ही आते थे। उनका स्वभाव दूसरों के प्रति बहुत ही अच्छा था, तो उनका जहरबाद से क्यों मृत्यु हुआ। जो सभी के लिए हमेशा अच्छे सोचते थे, उनके लिए इस जहर का विधान क्यों हुआ। यह सवाल किस ईश्वर से पूछें। प्रभु की आस्था है जिसका अस्तित्व था, वह दे किसी आत्मा की परीक्षा की उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे। तो लेखक कहते हैं कि जिस आदमी का अस्तित्व सिर्फ प्रभु के प्रति आस्था ही था, तो भगवान इस व्यक्ति को इस आखिरी पड़ाव पर इस देह की यातना क्यों दे रहे हैं, इस मतलब पीड़ा क्यों दे रहे हैं, इसकी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगने को आतुर। तो उनका जब देहांत हो चुका था तब लेखक उनके बारे में सोच रहे हैं, फादर कामिल बुल्के के बारे में। तो उनके आंखों के सामने एक लंबी और पादरी का जो ड्रेस होता है उजला कलर का, वो एक पहने एक आदमी सामने आते हैं जिनका रंग जो था गोरा था और उनकी भूरी दाढ़ी थी और उनकी आंखें जो थी नीली थी। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था और इस साधु में हर लोगों के लिए अपनापन था, हर लोगों के प्रति ये ममता दिखाते थे। मैं 35 साल से इसका साक्षी था और लेखक इस बात के साक्षी पिछले 35 वर्ष से थे। तब भी जब वो इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। तो जब फादर कामिल बुल्के इलाहाबाद में थे तब भी लेखक इस बात के साक्षी थे कि उनके मन में लोगों के प्रति अपनापन था, लोगों के प्रति सिर्फ ममता ही उमड़ता था। और जब वह दिल्ली आए तब भी इस बात का साक्षी है लेखक कि आज भी उनके मन में लोगों के प्रति अपनापन है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बातें करना कर्म के संकल्प से भरना था। तो लेखक कहते हैं कि फादर कामिल बुल्के को याद करना एक उदास संगीत जैसा था, उदास संगीत को सुनने जैसा था और उन्हें देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बातें करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वो दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। तो लेखक कहते हैं कि उनको परिमल का दिन याद आता था। मतलब जब परिमल पत्रिका लिखा जाता था तो वे और उनके कुछ सहपाठी जब मिलकर इस पत्रिका को लिखते थे, तो जितने भी उनके साथ मतलब मित्र थे जो मिलकर एक साथ लिखते थे, वो सब पारिवारिक माहौल में रहते थे और इनके जो सबसे मेन थे वे फादर बुल्के थे। वो इसी दिन को याद करते हुए लेखक कहते हैं कि मुझे वो दिन याद आ रहे हैं। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते हैं, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते हैं, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते हैं। तो लेखक को याद आता है कि फादर कामिल बुल्के जो थे, हम लोग जब हंसी मजाक करते थे तो उसमें वो शामिल होते थे और जब हम लोग सेमिनार करते थे, जब बहस करते थे, उसमें भी अपना मतलब वो भी बहस करते थे, उन पर अपनी बातें रखते थे, गंभीर बहस करते थे
और जो हम लोग लिखते थे पत्रिका में, परिमल पत्रिका में, और उस रचना पर वो अपना उनको कुछ राय देना होता था तो वो बिना कुछ सोचे समझे दे देते थे। और हम मतलब जो पत्रिका लिखते थे जितने लोग, उनके घरों में अगर कोई उत्सव होता था तो इस उत्सव में भी शामिल हुआ करते थे फादर भूखे। मुझे अपना बच्चा और फादर को उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। तो लेखक को एक घटना याद आता है। जब लेखक के घर में अन्नप्राशन हो रहा था और लेखक के बच्चे को फादर बुल्के ने पहला अन्न दिया था। जब बच्चा पैदा होता है तो अन्नप्राशन का एक विधि होता है जिसमें बच्चे को पहली बार खाना खिलाया जाता है। तो इसी अन्नप्राशन की विधि में फादर बुल्के ने लेखक के बच्चे को पहली बार खाना खिलाया था। तो इस घटना को ये याद करते हैं, सोचते कि कहाँ से उनके बारे में शुरू करें, किस बात से उनके बारे में मतलब लिखना शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। तो वे स्टार्ट करते हैं इलाहाबाद की सड़क पर जब साइकिल चला रहे थे तब। तो बोलते कि इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही थी। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ। तो वो जो साइकिल फादर बुल्के चला रहे थे वे हमारे पास आकर रुकती है और फादर बुल्के मुस्कुराते हुए उतरते हैं साइकिल से। तभी हम कहते हैं उनसे, तो लेखक जब उनसे कहते हैं कि मैंने आपके कुछ पढ़ लिया, कुछ उनके पढ़े होंगे, कुछ उनके रचनाओं को पढ़ा होगा लेखक ने, तो वही फादर बुल्के से कहते हैं कि मैंने इसे पढ़ लिया। फिर वो याद करते हुए बोलते हैं फादर बुल्के के बारे में कि उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लवलव छलकता महसूस किया। तो लेखक फादर बुल्के के बारे में याद करते हुए कहते हैं कि लेखक ने कभी भी फादर बुल्के को क्रोधित नहीं देखा था, हमेशा उन्हें एनर्जेटिक देखा था, जोश में देखा था, और उनके मन में हमेशा ममता और प्यार भरा रहता था। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माँ पिता सभी थे। और एक बात लेखक के दिमाग में हमेशा चलती कि बेल्जियम में फादर बुल्के इंजीनियरिंग कर रहे थे और इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में फादर बुल्के ने इसे छोड़ दिया और वो सन्यासी बनने की इच्छा उनके मन में जाहिर हुई। तो वही उनके मन में हमेशा बात चलती कि इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में उनके मन में क्या ऐसा हुआ जो वो सन्यासी बनना चाहते थे, जबकि उनका घर भी पूरा भरा पूरा था। उनके माता थे, पिता थे, 2 भाई थे और 1 बहन भी थी, फिर भी वो सन्यासी क्यों बनना चाहते थे, ये बात उनके मन में हमेशा चलती रहती थी। अब आगे के इस संस्करण को हम लोग हर्ष से सुनते हैं। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं हर्ष और मैं अब इस कहानी के आगे के भाग को आपको बताऊंगा। आपको अपने देश की याद आती है? अब लेखक पूछते फादर से कि आपको अपने देश की याद आती है? तो फादर जवाब देते हैं, मेरा देश तो अब भारत है। अब वो कहते हैं कि मेरा देश तो भारत है, क्योंकि वो भारत में रहने लगे थे तो इस भारत को ही अपना देश मान चुके थे। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। अब लेखक बोलते हैं कि मैं जन्मभूमि, जहां आपने जन्म लिया, उस देश के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है, बहुत सुंदर है मेरा जन्मभूमि, रैम्स चैपल। अब लेखक बोलते हैं, हाँ याद तो, ये फादर बोलते हैं याद तो आती है, और मेरा जन्म जहां मैंने जन्म लिया वो देश व शहर बहुत ही सुंदर है और उसका नाम है रैम्स चैपल। घर में किसी की याद? अब लेखक बोलते हैं कि घर में भी कोई है जिसकी याद आपको आती है? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। अब फादर जवाब देते हैं कि उन्हें माँ की बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वही पादरी हो गया है। उनके माँ को उनको बहुत याद आता था
और वो कभी कभी मतलब अपने माँ ही के बारे में सोचते रहते थे। और कई उनकी माँ उन्हें कई बार चिट्ठी भी लिखा करती थी और जो उनके पास आती थी, और वो उन चिट्ठियों को सिर्फ अपने मित्र जो उनके मतलब बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे उन्हें ही दिखाते थे, जिनका नाम था डॉक्टर रघुवंश। और पिता और भाइयों से उनका उतना लगाव नहीं था, और पिता तो व्यापारी थे और जो उनके भाई थे वो सब मतलब वो सब भी पादरी थे। एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। उनका एक भाई काम करता है और उसका परिवार भी है, मतलब उसकी शादी हो चुकी है। और बहन उनकी जो बहन थी वो बहुत ही जिद्दी किस्म की थी, वो शादी करने में मतलब बहुत देर की, उनकी शादी भी बहुत देर से हुई। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। फादर को मतलब उनकी बहन की शादी की चिंता भी सताती थी, और ऐसा लेखक ने गौर किया था, मतलब वो उनके साथ रहते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि हाँ फादर को उनकी बहन की शादी को लेकर उनकी बहन की शादी को लेकर फादर चिंतित है। और भारत में बसने के बाद वो 2-3 बार ही बेल्जियम गए हैं मात्र अपने परिवार से मिलने के लिए। लेकिन मैं तो सन्यासी हूं, आप सब छोड़। अब फादर बोलते हैं मैं तो सन्यासी हूं, तो लेखक बोलते हैं आप सब छोड़कर क्यों चले आए। तो फादर जवाब देते हैं प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। जब वो छोटे थे तभी उनकी माँ ने घोषित कर दिया, मतलब उनकी माँ कह दी थी कि लड़का तो हाथ से चला गया है। और आगे जाकर भविष्य में ऐसा ही हुआ, और वो इंजीनियरिंग के जब आखिरी वर्ष में थे, जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे और उसके आखिरी वर्ष उनका मतलब अब उसका उनको डिग्री मिलने वाला था, पर वो उस समय संन्यास लेकर धर्म गुरु के पास गया और वहां जाकर उन्होंने मतलब बोला, उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे संन्यास लेना है। और उसके लिए मतलब उन्होंने एक शर्त भी रखा, और जब कोई संन्यास लेता है तो उसकी शर्त को मान लिया जाता है। और उनका शर्त यह था कि वह भारत जाना चाहते हैं। भारत जाने के बाद क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। अब लेखक बोलते हैं कि आपको भारत जाने की मतलब ऐसा आप क्यों बोले कि भारत ही जाएंगे, और कोई दूसरा देश का नाम क्यों नहीं लिए, या फिर वहीं क्यों नहीं रह गए जहां आपका जन्म हुआ। और फिर फादर जवाब देते हैं कि नहीं पता, बस उस समय ऐसा मन में उठा, मतलब मन से आवाज आई कि भारत जाना चाहिए, और उन्होंने भारत का नाम दिया। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसस संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। अब फादर जो थे उनकी शर्त को जब मान्य कर लिया गया तो वो भारत आके जीसस संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच अपनी पढ़ाई की, और फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। फादर 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़ते रहे और फिर कोलकाता में जाकर उन्होंने बीए किया और एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। राम कथा, उत्पत्ति और विकास। उन दिनों मतलब डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, और शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर उन्होंने अपनी एक
कथा मतलब उन्होंने जो जो कार्य वो कर रहे थे उन्होंने उसको पूरा किया 1950 में। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातलिक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया। नील पंछी के नाम से फादर जो थे वो प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का मतलब उसको दूसरे भाषा में ट्रांसलेट किए और उसे नया नाम दिए नील पंछी। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोर्स तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी। और आगे चलकर वो रांची के कॉलेज संत जेवियर्स में संस्कृत के प्रोफेसर बन गए और वहीं पर उन्होंने अपना आगे का कार्य भी पूरा किया और उन्होंने हिंदी और इंग्लिश में मतलब दोनों भाषाओं में बाइबल को ट्रांसलेट किया और वहीं बीमार पड़े और वो उसी कॉलेज में बीमार पड़ गए। पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। और वो उस कॉलेज में बीमार पड़ने लगे। फिर कई बार पटना आए इलाज के लिए, फिर दिल्ली आए और फिर 47 वर्ष भारत में व्यतीत करने के बाद और 73 वर्ष की अपनी जिंदगी को जीने के बाद वो उनकी डेथ हो गई। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वो मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। वो फादर बुल्के जो थे वो मन से सन्यासी फादर बुल्के मन से सन्यासी थे और कभी कभी ऐसा लगता था कि वो सन्यासी नहीं है। वो किसी से अगर कोई रिश्ता बना लेते थे तो उसे तोड़ते भी नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती है और उनके चले जाने के बाद भी जो लोग उनसे जुड़े हुए थे उन्हें वो मतलब ऐसा महसूस होता है कि फादर अभी भी उनके साथ ही है। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? अब लेखक बता रहे हैं कि जब भी फादर दिल्ली आते थे तो वो उनसे जरूर मिलते थे, खोज कर, गर्मी मतलब नहीं मिले तो खोज कर कहीं से भी मिल लिए। गर्मी बरसात सर्दी कुछ भी रहे, कैसा भी मौसम रहे, उनके पास समय हो ना हो पर वो उनसे जरूर मिलते थे और 2 ही मिनट के लिए मिले पर उनसे मतलब जाकर जरूर मिलते थे। और ऐसा मतलब ये सब को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो एक सन्यासी है। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयां करते, इसके लिए अटकाए तर्क देते और फादर को हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना था और इसलिए वो किसी भी अगर मंच पर खड़ा होते तो अपनी इस भावना को व्यक्त करते और इस पर मतलब अपना तर्क रखते कि हाँ हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए। और ये उनका ओपिनियन था, मतलब वो बताते थे सब जगह कि हाँ ये कारणों से हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर देना चाहिए। बस इसी एक सवाल पर उन्हें जुझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करना उन्हीं को मतलब इसी को लेकर वो बहुत चिंतित रहते थे और कभी कभी चिड़चिड़ाए हुए भी रहते थे। और बाकी तो वो बहुत ही नरम स्वभाव के थे। उन्हें मतलब वो बहुत ही दयालु किस्म के थे, गुस्सा नहीं करते थे जल्दी किसी पर इस टॉपिक को लेकर, इस बात को लेकर वो कभी कभी मतलब गुस्सा भी करते थे। ऐसा लेखक ने महसूस किया उनके साथ रहकर। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसे रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है।
उनके नेचर में ही था कि वो अगर हर किसी से उसके दुख तकलीफ के बारे में पूछे, मतलब हर किसी के बारे में जानकारी रखे, सब लोग सुखी है कि नहीं वो जानना चाहते थे। और ऐसा वो उनके नेचर ही में था और वो सबसे ऐसे पूछते रहते थे। और जब वो किसी को अगर कोई दुख में है और वो बताता है फादर को कि हाँ मैं दुखी हूं या कारण ये है, और वो उसको मतलब उसके दुख के संबंध में अगर उससे वो 2 शब्द बोल भी देते थे, मतलब बात करते थे, तो ऐसा उस व्यक्ति को लगता था जैसे कि वर्षों की तपस्या के बाद जो फल मिलना चाहिए था वो उसे अभी तुरंत ही मिल गया। और वो सिर्फ वो मतलब फादर के द्वारा बोले गए शब्दों को सुनकर उसे ऐसा महसूस होने लगता था। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झीरती विरल शांति भी। लेखक की जब पत्नी और पुत्र दोनों की मृत्यु हुई थी तब उस टाइम पादरी मतलब फादर ही आए थे, उन्हें सांत्वना दिए थे, और जिसके कारण वो अपने जीवन में आगे बढ़े और प्रसिद्ध हुए। अब आगे की इस कहानी को हम श्रेया से सुनेंगे। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं श्रेया और अब मैं आपको लेकर चलूंगी मानवीय करुणा की दिव्य चमक के शेष भाग की तरफ। आज वह नहीं है। अब लेखक फादर को याद करते हुए बोलते हैं कि फादर आज हमारे बीच नहीं है, और उनकी कमी कहीं ना कहीं लेखक को बहुत ही ज्यादा खल रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का 35 वर्ष फादर के साथ बिताया था। तो उनके साथ लेखक को बहुत ही गहरा लगाव हो चुका था, बहुत ही गहरा जुड़ाव हो चुका था, इसलिए लेखक उनको बहुत ही ज्यादा याद करते थे। दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। लेखक बता रहे हैं कि जब फादर की मौत होने वाली थी तब वो दिल्ली में ही थे, लेकिन उनको इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि फादर की तबीयत थोड़ी खराब है या फिर वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ऐसा कुछ भी लेखक को खबर नहीं था। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। और जब फादर की मौत हो गई और लेखक उन्हें देखने पहुंचे तो इस बार फादर ने उन्हें गले नहीं लगाया, क्योंकि हर बार फादर जिससे भी मिलते थे वो उन्हें गले से लगाकर मिलते थे, लेकिन इस बार फादर ने लेखक को गले नहीं लगाया। जब देखा तो वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी, और इस बार उनकी जो बाहें थी वो उनके शरीर पर पड़ी हुई थी और उनकी जो उंगलियां थी वो भी सूजी हुई थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, और जो शांति उनके चेहरे से झलकती थी, उनके चेहरे पर जो शांति झलकती थी वो भी बिल्कुल थम सी गई थी। तरलता जम गई थी, और फादर की जो चंचलता थी, जो खुश मिजाज वो व्यक्ति थे, और इस बार उनकी जो चंचलता थी वो बिल्कुल जम गई थी, मतलब उनके शरीर में कोई भी हलचल नहीं रह गया था। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। जब लेखक उन्हें देखने पहुंचे थे वो 18 अगस्त 1982 का दिन था और सुबह के 10 बज रहे थे, यानी कि फादर की मौत 17 अगस्त 1982 को हो गई थी। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया, और फादर का जो डेड बॉडी था, उनका जो शव था वो एक नीली गाड़ी में रखकर लाया गया था। कहां तक लाया गया था? वो दिल्ली की कश्मीरी गेट में लाया गया था, जहां पर एक कब्र था, निकलसन कब्रगाह। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर से उसे उतार रहे थे, और फादर के परिवार वाले तो भारत में रहते नहीं थे, वो तो बेल्जियम में रहते थे। तो यहाँ जो परिचित लोग थे फादर के, वही उनकी डेड बॉडी को गाड़ी से उतार रहे थे। और उनमें कौन कौन थे? कुछ पादरी थे, रघुवंश जी जो उनके जो सबसे घनिष्ठ मित्र थे, उनका बेटा था, और कुछ पास के परिजन थे, और राजेश्वर सिंह थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क से
कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। अब गाड़ी से उतारकर कब्रगाह तक उन्हें ले जाया गया, जो मतलब एक सकरे रोड से होकर जाती थी, और उसके चारों तो पेड़ लगे थे, लेकिन यहाँ पे उदास पेड़ लिखा गया है, क्योंकि मतलब लेखक को ऐसा लग रहा है कि फादर की मौत से कहीं ना कहीं प्रकृति भी थोड़ी उदास थी। और उन्हें कब्रगाह तक ले जाया गया, और वहां जो कब्र पहले से तैयार थी, वो ऐसा लग रहा था कि अपने मुंह खोले हुए है और बस इंतजार में है कि कब फादर की जो कब्र फादर के लिए जो कब्र तैयार की गई है उसमें उनका शव डाल दिया जाए, और धरती उन्हें अपने आगोश में ले ले। ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त, और कब्र के आसपास करील एक पौधा होता है जिसमें पत्ते नहीं होते, कांटे होते हैं, वही पौधा आसपास लगा हुआ था, और तेज धूप पड़ रही थी। ज्ञानेंद्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सड़क पर ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों में से दबे हुए थे। वहां पे कौन कौन लोग पहुंचे हुए थे? वहां कुछ साहित्यकार पहुंचे हुए थे, और साथ साथ कुछ पादरीगण पहुंचे हुए थे, और मसीही समुदाय यानी कि कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी से जुड़े हुए जो लोग थे वो पहुंचे हुए थे, और डॉक्टर सत्य प्रकाश पहुंचे थे, जो एक मतलब गेरुए रंग के वस्त्र में पहुंचे थे। जैसे वस्त्र साधु लोग धारण करते वैसे वस्त्र में डॉक्टर सत्य प्रकाश पहुंचे थे, और डॉक्टर रघुवंश जो उनके परम मित्र थे वो भी पहुंचे हुए थे, और रघुवंश जी जो थे वो बहुत ही पहले से पहुंचे हुए थे, और मतलब उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था, उन्हें बहुत ही ज्यादा झटका लगा था, क्योंकि फादर उनके बहुत ही करीबी मित्र थे, और करीबी मित्र का चले जाना उनके लिए बहुत ही मतलब एक झटके की तरह ही खबर था। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई, और फादर की जो डेड बॉडी थी वो पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार हुआ, और क्योंकि फादर क्रिश्चियन थे तो सारे क्रिश्चियन के जो प्रोसेस होते हैं, डेथ के बाद जो प्रोसेस होते हैं, उन्हीं प्रोसेस से उनका जो अंतिम संस्कार था वो हुआ रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। और ये सारा जो संस्कार था, अंतिम संस्कार, वो किसने किया था? वो रांची के फादर पास्कल ने किया था। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुलकर धरती में जा रहे हैं। अब फादर पास्कल ने सारा क्रियाकर्म किया, और फिर जब उन्हें कब्र में डाला जा रहा था, फादर बुलके की डेड बॉडी को जब कब्र में डाला जा रहा था, तो फिर फादर पास्कल बोलते हैं कि अब फादर बुलके की जो डेड बॉडी है, फादर बुलके का जो शव है वो धरती में जा रहा है। इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। और फिर उन्हें मतलब उनकी बॉडी को कब्र में डालते हुए फादर पास्कल ऐसा मतलब बोलते हैं कि फादर बुलके की तरह ही और ढेर सारे रत्न इस धरती से पैदा हो। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया, और डॉक्टर सत्य प्रकाश भी वहां पहुंचे थे। तो फादर बुलके का जो अनुकरणीय जीवन था उसे उन्होंने नमन किया, क्योंकि फादर बुलके का जो जीवन था वो बहुत ही मतलब ऐसा जीवन था जिसे हम लोग पालन करके बहुत ही चीज को प्राप्त कर सकते हैं। फिर देह कब्र में उतार दी गई, और उसके बाद उनका जो बॉडी था वो कब्र में उतार दिया गया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा। अब लेखक बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि कभी फादर बुलके ने ऐसा सोचा था कि नहीं कि उनकी जब मृत्यु होगी तो कोई रोने के लिए भी आएगा।
लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। लेकिन जब फादर बुल्के की डेथ हुई और उनका जो सारा अंतिम संस्कार हो रहा था, तो उस टाइम बहुत सारे लोग वहां पे मौजूद थे और सभी की आंखें नम थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। और यहाँ पे लेखक कहते हैं कि नम आंखों की अगर हम गिनती शुरू करें तो बहुत ही ज्यादा थी, तो इसलिए गिनती करना यानी कि स्याही फैलाना मतलब उसका कोई मतलब नहीं बनता है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। अब लेखक बोलते हैं कि वह व्यक्तित्व हमारे बीच से चला गया जो मतलब बिल्कुल एक छायादार, मतलब एक पेड़ की तरह था, जो मतलब सबको छाया प्रदान करता था। और एक पेड़ से उन्होंने यहाँ फादर की तुलना की है, जैसे एक पेड़ हमें छाया भी देता है, फल भी देता है, बिल्कुल निस्वार्थता भाव से वो हमें छाया फल प्रदान करते हैं, बदले में कुछ भी वो नहीं मांगता। बिल्कुल उसी तरह फादर बुल्के का भी स्वभाव था, वो लोगों को खुशियां बांटते थे, उनका भला करते थे और बदले में कुछ नहीं मांगते थे। फिर अब लेखक बोलते हैं कि वो एक फूल की तरह थे, जो मतलब जिसमें गंध होते हैं, और फूल को देखकर मतलब जो फूल सुगंधित होते हैं उसे देखकर, उसे सूंघकर किसी का भी मन मोह जाता है। फादर बुल्के सबके थे लेकिन सबसे अलग थे, सबसे ऊंचाई पर थे पर सबके साथ थे। और फिर बोलते मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा था। और फादर बुल्के का जो व्यक्तित्व था वो मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लहराता था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जैसे उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। और फिर अब लेखक बोलते हैं कि उनकी जो स्मृति थी, यानी कि फादर की जो स्मृति थी, वो बिल्कुल यज्ञ की पवित्र आग की तरह थी। जैसे यज्ञ का जो पवित्र आग होते हैं वो सारे वातावरण को पवित्र कर देते हैं, उसी तरह फादर बुल्के की जो स्मृति है वो हमारे मन की शुद्धिकरण कर देती है। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। और लेखक बोलते हैं कि मैं वैसे महान व्यक्तित्व के लिए हमेशा ही श्रद्धानत हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान करते हुए बोलते हैं। अब इस तरह इस अध्याय का समापन हो गया है। अब हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।